वैज्ञानिक जितना सोचते हैं हमारे चंद्रमा में उससे कहीं ज्यादा पानी के स्रोत छिपे हो सकते हैं। इसके सरफेस में कुछ ऐसा है जिसे कोल्ड ट्रैप्स कहा जाता है। ये वो इलाके हैं जो स्थायी रूप से छाया में रहते हैं। अगर आप चंद्रमा के एक पोल के पास खड़े होते हैं, खासकर साउथ पोल के पास, तो आप ऐसी छाया पूरे इलाके में 15,000 वर्ग मील तक देख सकते हैं। वहाँ पर छोटे कोल्ड ट्रैप्स भी हैं जो केवल 0.4 इंच चौड़े हैं और वहाँ पर हजारों बड़े बड़े कोल्ड ट्रैप्स भी मौजूद हैं। ये इलाके पूरी तरह से अंधेरे में है और शायद कई अरबों सालों से सूर्य की एक भी किरण यहाँ नहीं पहुँची है। वैसे अब वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ पर हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा छुपा है, जिसमें बर्फ के छोटे छोटे पैच शामिल हैं। ये सिक्के किसी सिक्के से ज्यादा बड़े नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी वो एस्ट्रोनॉट्स की पानी की जरूरत को पूरा करने या उनके रॉकेट में ईंधन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ज्यादातर पानी को चंद्रमा की सतह पर मौजूद ग्रेन्स के बीच या ग्लास में स्टोर किया जा सकता है। एक थ्योरी कहती है कि चंद्रमा की सतह पर 15,500 वर्ग मील के इलाके में पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है, लेकिन इसे तब तक साबित नहीं कर सकते जब तक वहां जाकर या किसी रोवर के जरिए सतह के नीचे खुदाई नहीं की जाती। चंद्रमा पूरी तरह से सफेद नहीं है और उसका कोई रंग भी नहीं है। अपोलो के एस्ट्रोनॉट्स वहां साल 1969 में उतरे थे। उन्होंने कहा कि चंद्रमा थोड़ा भूरे से रंग का था। बाद की स्टडी में दिखा कि चंद्रमा के कुछ डार्क एरिया में भूरे और नीले रंग के हिंट मौजूद हैं। ऊंचाई वाले इलाके पीले रंग जैसे हैं, जहां थोड़े हल्के और गुलाबी रंग के फीके से निशान हैं। हर जगह पर रंग एक जैसे नहीं है क्योंकि चंद्रमा पर मौजूद मेटल की मात्रा अलग अलग है। जैसे सरफेस मिनरल्स में टाइटेनियम या आयरन। हमारी आंखें इतनी दूरी से ऐसे अंतर को पकड़ने के काबिल नहीं है, लेकिन चंद्रमा की सतह पर ज्यादातर मिनरल्स प्राकृतिक रूप से ग्रे रंग के हैं और यही वो रंग है जो अधिकतर हमें अपने प्लैनेट पर दिखता है। जब आप स्पेस में होते हैं तो आप जमीन पर नहीं चल सकते, वहाँ कोई ग्रेविटी नहीं होती, तो जूते पहनने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए एस्ट्रोनॉट ज्यादातर जुराबे पहनते हैं या ठंड लगने पर एक और गर्म जोड़ा पहन लेते हैं। लेकिन जब आप वहाँ होंगे तो आपके पैरों के साथ कुछ अजीब सा हो सकता है। पहले अगर आपके पैर में कहीं कैलस यानी उभार वाला हिस्सा है तो वो कुछ समय में अलग हो सकता है। एक एस्ट्रोनॉट ने इस अनुभव के बारे में बताया कि उनके पैर के निचले हिस्से काफी नरम हो गए, जबकि उनके पैर के ऊपर की स्किन काफी खुरदरी हो गई, जैसे किसी घड़ियाल की चमड़ी हो। उन्होंने स्पेस स्टेशन पर रहने के दौरान फुट रेल्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ वहाँ जाने के वक्त अपने पैर के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल किया। वहाँ पर चीजें इतनी आसान नहीं हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स को बाल काटने जैसे रेगुलर काम करने के लिए भी सीधे रहने के लिए फुट रेल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। वे जब ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वे एक्सरसाइज करने वाले उपकरण में बने स्नीकर्स में अपने पैर बांध सकते हैं। उनके लिए ये जरूरी है कि वे धरती पर रहने के मुकाबले ज्यादा कसरत करें, यानी लगभग 2 घंटे रोजाना, क्योंकि आमतौर पर इंसानी शरीर ग्रेविटी की पकड़ के बिना चलने और काम करने का आदी नहीं होता। साथ ही अगर आप स्पेस में ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं तो आपकी बोन और मसल्स का मास कम हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप जीरो ग्रेविटी की हालत में केवल 11 दिन तक रहते हैं तो आप लगभग 20% मसल्स मास खो सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर कसरत करने वाले वेट का इस्तेमाल करने का कोई तुक नहीं होगा, समझे? जीरो ग्रेविटी उन पर भी असर डालती है। इसके बजाय एस्ट्रोनॉट्स ज्यादातर एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 2 छोटे कनस्तर लगे होते हैं जो वैक्यूम तैयार करते हैं और एक लंबी छड़ के साथ खींचने की सुविधा देते हैं। ISS पर आप साइकिल और ट्रेडमिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि नासा ने एक ऐसा पेन बनाने पर लाखों डॉलर खर्च कर दिए हैं जिससे जीरो ग्रेविटी में भी लिखा जा सकता है। स्पेस में इस्तेमाल करने के लिए पेंसिल सबसे अच्छा सोल्यूशन नहीं है। पेंसिल के टूटने और बिखरने से ग्रेफाइट की डस्ट उड़ती है। साथ ही वे लकड़ी की होती है जिससे प्रेशर वाले ऑक्सीजन से भरपूर कैप्सूल में आग पकड़ने का जोखिम हो सकता है। इसीलिए रोजाना की चीज होने के बावजूद पेंसिल स्पेस में जान जोखिम में डाल सकती है। इसीलिए उन्हें स्पेस पेन डेवलप करना पड़ा। ये बहुत ही साफ और शानदार लिखता है और इसे स्याही का बहाव बनाए रखने के लिए ग्रेविटी की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय ये नोजल से स्याही को बाहर निकालने की फोर्स बनाने के लिए कंप्रेस्ड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है। इस तरह आप ऊपर या नीचे की तरफ उड़ते हुए या पानी में रहकर भी लिख सकते हैं।
जब वे ऊपर स्पेस में होते हैं तो एस्ट्रोनॉट्स रोजाना की परेशानी का सामना करते हैं, यानी उनके चेहरे पर खुजली। अपने स्पेस सूट में वे इससे राहत नहीं पा सकते, उनको इसमें सुधार करना पड़ा। इसीलिए वे उस जगह को अपने हेलमेट के अंदर लगे माइक्रोफोन से खुजाते हैं। कई बार वे इस काम के लिए अपने हेलमेट के अंदर वेलक्रो के पैच भी अटैच कर देते हैं। स्पेस की यात्रा से जुड़ा एक सबसे परेशानी भरा मुद्दा है कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस रेडिएशन से कैसे बचाया जाए। हमारा शरीर सूर्य से आने वाले प्रोटॉन, स्टॉर्म्स और कॉस्मिक किरणों का सामना करने के हिसाब से विकसित नहीं हुआ है। बेशक स्पेस सूट और बाकी के उपकरण काफी जरूरी हैं। कुछ रिसर्च ने ये भी दिखाया है कि रेडिएशन के बुरे असर को घटाने की बात हो तो एक एंटीऑक्सीडेंट डाइट काफी ज्यादा कारगर साबित होती है, जिसमें आमतौर पर पालक, टमाटर और चुकंदर जैसी सब्जियां शामिल होती हैं। एस्ट्रोनॉट्स हमेशा सफेद स्पेस सूट नहीं पहनते। नासा के पहले इंसानी स्पेस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट मर्क्यूरी था। उसमें लोगों ने सिल्वर रंग के स्पेस सूट पहने थे, लेकिन उनमें से कोई एस्ट्रोनॉट बाहर नहीं निकला और स्पेस के वैक्यूम को एक्सप्लोर नहीं किया। इसके लिए सिल्वर एक अच्छा रंग नहीं है, क्योंकि स्पेस सूट का काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव होना बेहद जरूरी है। इसके लिए सफेद रंग सबसे बेहतर है। ये रंग आउटर स्पेस में रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने में सबसे ज्यादा असरदार है। हम धरती पर हैं, जिसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर सूर्य से आने वाली 70% रेडिएशन से हमें बचाने के लिए एक कवच की तरह काम करता है। लेकिन एस्ट्रोनॉट के पास वहाँ ऊपर कोई ऐसी सुरक्षा नहीं होती, और उसका मतलब है कि वे काफी तेज सनबर्न और बेतहाशा तापमान को झेलने के लिए संवेदनशील होते हैं। सफेद रंग का स्पेस सूट ठीक उसी तरह से मदद करता है जैसे दीवारों पर सफेद पेंट पूरे कमरे को ठंडा रखने में आपकी मदद करता है। हल्के रंग का स्पेस सूट हीट को 35% कम सोखता है। उनकी अलमारी में भी सफेद इकलौता रंग नहीं है। वे जब स्पेस में जाते हैं या धरती पर लौटते हैं तो वे अक्सर ब्राइट ऑरेंज सूट पहनते हैं। ये रंग ध्यान खींचता है, ताकि अगर लैंडिंग के दौरान कुछ गलत हो जाता है तो एस्ट्रोनॉट्स को फौरन अपनी शिप छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में बचाव दल उन्हें आसानी से पहचान लेगा। लेकिन वक्त तेजी से बदल रहा है, इसीलिए आज जरूरत पड़ने पर एस्ट्रोनॉट्स को लोकेट करने के लिए काफी ज्यादा आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं, जैसे जीपीएस ट्रैकर और ट्रांसपॉन्डर्स। इस वजह से सूट को अब ऑरेंज रंग में रंगने की और ज्यादा जरूरत नहीं है। स्पेस में उड़ान भर रहे हैं, सब कुछ शांतिपूर्ण है और आप अंधेरे और शांत नजारे देख रहे हैं, जिसमें अरबों सितारे, प्लैनेट, कॉमेट, सूर्य, चंद्रमा और कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें शायद हम कभी खोज ही न पाएं। हमारा 95% यूनिवर्स हमारे लिए अभी तक एक रहस्य है, लेकिन फिर भी ये नजारा काफी बेहतरीन है। लेकिन ये केवल तभी अच्छा हो सकता है जब आप रस्सी से बंधे हुए हों। लेकिन क्या हो अगर आपकी स्पेस वॉक में कुछ गलत हो जाए और आप उनसे अलग हो जाएं? सारा नजारा एक पल में सुंदर सपने से एक बुरे सपने में तब्दील हो जाएगा। लेकिन चिंता ना करें, नासा ने एक स्पेशल जेट पैक डिजाइन किया है जिसे सेफर कहते हैं। ये 24 थर्स्ट्स के कंप्रेस्ड नाइट्रोजन छोड़ता है, जिससे ये एस्ट्रोनॉट को वापस सुरक्षित ले आता है। थ्योरी के हिसाब से आप अपने सूट में से कुछ गैस भी छोड़ते हैं या एक टूल उल्टी दिशा में फेंकते हैं, जिससे आप खुद को आगे की तरफ धकेलते हैं। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको बिल्कुल अपने मास के सेंटर की लाइन के मुताबिक धकेलना पड़ेगा, वरना आप बिना कंट्रोल स्पिन करना शुरू कर देंगे और आपको पता चलने से पहले आप इतने अस्त व्यस्त हो चुके होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको जाना कहाँ है, चाहे आपको ये पता भी हो। लेकिन सेफर अपने आप रोटेशन को पहचान लेगा और आपको सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए अपने जेट का इस्तेमाल करेगा। वैज्ञानिकों को एक गोल्ड फिश को कार चलाना सिखाने में 10 दिन लगे। उन्होंने अपने टैंक में एक लक्ष्य तय किया और बढ़ना सिखाया, और बदले में उस मछली को इनाम मिला। ये रिसर्च हमें एक दिन स्पेस में नेविगेट करने में मदद कर सकती है। हमारे दिमाग में कुछ खास तरह की मैपिंग होती है। इस तरह से हम शायद अपने बॉडी पार्ट्स और अपने मूवमेंट को उस वक्त लिंक कर सकते हैं जब हम स्पेस में होने वाले बदलावों से गुजर रहे होंगे। इस तरह हम कॉफी के कप को गिराए बिना ये जान पाएंगे कि हमें उस कप तक पहुंचने के लिए हाथ को कितनी दूरी तक खींचना है। मूवमेंट का ये कंट्रोल उस तरह नहीं होता जैसा ग्रेविटी के फोर्स में होता है, और हमें ये पक्का करना पड़ता है कि हमारे दिमाग में ऐसा मैप समुद्र और जमीन, या अगर ये यूनिवर्सल है तो उनके बीच अंतर कर सकता है कि नहीं। तो जब हम कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने एक मछली को ड्राइव करना सिखाया है, तो मूल रूप से उसका मतलब होता है कि अगर मछली ने अपना टारगेट देखा तो उसे बस उस दिशा में रखे टैंक की दीवार को टच करना होगा। इस तरह वैज्ञानिक पहियों को मछली की पसंदीदा दिशा में गाइड और मूव कर सकते हैं।